हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आई हूँ डीपी राय चौधरी के बारे में विस्तृत वर्णन। इससे पहले हमारे विभिन्न प्रकार कलाकार हो चुके हैं, जिसमें धनराज भगत और के हैबार हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीपी राय चौधरी यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी का हम सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। राय चौधरी का जो जन्म है वो 15 जून 1899 को हुआ था ब्रिटिश भारत के अविभाजित बंगाल में, जो आज बांग्लादेश के रंगपुर के तेज हाट में स्थित है। और उन्होंने अपनी शैक्षणिक पढ़ाई घर से ही की थी। उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग की शिक्षा प्रसिद्ध बंगाली चित्रकार अवनींद्र नाथ टैगोर के मार्गदर्शन में ली। उन्होंने बोइस नामक एक इतालवी चित्रकार से पश्चिमी शैली में जीवन चित्रण और चित्रांकन के बारे में भी शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद हिरमण्य राय चौधरी के मार्गदर्शन में मूर्तिकला प्रशिक्षण लिया गया, जिन्होंने उन्हें आकृतियों को तराशने के बजाय निर्माण करना सिखाया। यानी कि इन्होंने सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर से शिक्षा ली थी, उसके बाद बोइस नामक इतालवी चित्रकार से शिक्षा ली पश्चिमी शैली को चित्रित करने के लिए। उसके बाद हिरण्मय राय चौधरी के साथ मूर्तिकला की शिक्षा भी ली। यानी कि ये चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार भी हैं। अब हम इनके करियर या आजीविका देखते हैं। राय चौधरी की कला में रुचि के कारण उनके और उनके जमींदार दादा परिवार के मुखिया के बीच दरार पैदा हो गई, जिन्होंने उन्हें विरासत से बेदखल कर दिया। यानी कि इनके परिवार के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद उन्हें उत्तरी कोलकाता के एक थिएटर में दृश्य चित्रकार के रूप में काम करना पड़ा और शहर के एक लड़कों के स्कूल में कला सिखानी पड़ी। उन्होंने कुछ समय तक शांति निकेतन में भी पढ़ाया, जहां रामकिंकर बैज उनके छात्रों में से एक रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। राय चौधरी 1929 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में अधीक्षक के रूप में शामिल हुए थे। इस प्रकार वह अंग्रेजों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीयों में से एक बन गए। यानी कि जो ये हमारे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट, मेयर स्कूल ऑफ आर्ट है, ये सब अंग्रेजों के द्वारा संचालित किया गया था और इन्हीं में से एक स्कूल में ये भारतीय शैक्षणिक संस्थान का हिस्सा बने। उन्होंने यह पद इस समझ के साथ स्वीकार किया कि उन्हें निजी कार्यभार संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्कूल में अपने 30 वर्षों के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत के कई कलाकारों को प्रेरित किया। उन्होंने उन छात्रों में रचनात्मकता जगाने में मदद की जिन्होंने उस समय तक केवल पारंपरिक काम किया था। इसने औद्योगिक कला केंद्र के रूप में स्कूल की मौजूदा छवि को पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद उनकी सेवा के लिए उन्हें 1937 यानी कि 1937 में ब्रिटिश सरकार द्वारा MBE के रूप में सम्मानित किया गया था। अब इनका व्यक्तिगत जीवन देखते हैं। एक कलाकार के रूप में अपनी सफलता और उच्च समाज के लोगों के बीच प्रतिष्ठा के कारण राय चौधरी एक धनी व्यक्ति थे। यानी कि इनकी जो गुणवत्ता थी, इनके चरित्र की और इनके कार्यकुशलता और इनका जो व्यवहार था, उसके कारण ही एक धनी व्यक्ति थे। हालांकि वह दिल से काफ़ी हद तक बोहेमियन ही रहे और अक्सर कहा करते थे कि मैं कभी भी सभी शिष्टाचारी नहीं हो सकता और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को खुश करने वाला भी पुरुष नहीं बन सकता। यानी कि वे सबके कलाकारों के बीच तो काफ़ी लोकप्रिय थे, किंतु अपने परिवार के लिए ही एक बोहेमियन व्यक्ति यानी कि व्यक्तिगत रहने वाले व्यक्ति थे। राय चौधरी ने चारुलता से शादी की थी और उनका एक बेटा भास्कर था। ये एक लोक नर्तक, अभिनेता, कोरियोग्राफर, लेखक और चित्रकार रहे हैं। भले ही यह जोड़ा एक दूसरे को पसंद करता था, लेकिन उनके व्यक्तित्व में विरोधाभास था। कभी कभी राय चौधरी अपरंपरागत व्यवहार से चारुलता को संजीदगी उठानी पड़ती थी, जो एक परिष्कृत महिला थी और औपचारिक आचरण पसंद करती थी। अब है राय चौधरी का कलात्मक आउटपुट, यानी कि इन्होंने कला के क्षेत्र में क्या क्या किया है देख लेते हैं। यहाँ पर देवी प्रसाद राय चौधरी MBE
15 जून 1899 को इनका जन्म हुआ था और 15 अक्टूबर 1975 में इनकी डेथ हुई थी। एक भारतीय मूर्तिकार रहे हैं, चित्रकार और शिक्षक भी रहे हैं। वह अपनी स्मारकीय कांस्य मूर्तियों, विशेष रूप से श्रम की विजय और शहीद स्मारक के लिए जाने जाते हैं और कई लोगों द्वारा उन्हें भारतीय आधुनिक कला के प्रमुख कलाकारों में से भी एक माना जाता है। यानी कि जो दो प्रमुख मूर्तियां हैं वो कांस्य मूर्तियां हैं, श्रम की विजय और शहीद स्मारक। उन्होंने जल रंग में काम किया है, अभिव्यक्तिवादी परिदृश्य बनाए हैं, कमीशन के लिए चित्र बनाए हैं और माध्यमों के व्यापक स्पेक्ट्रम में भी काम किया है। बड़े पैमाने की मूर्तियां बनाई हैं, उनकी विशेष ताकत थी, यानी कि वो बहुत बड़े आकार की मूर्तियां बनाते थे और उन्होंने सामाजिक यथार्थवाद को अपनी कला की आधारशिला बनाया। पेंटिंग और मूर्तिकला के अलावा उन्होंने कुश्ती भी लड़ी, बांसुरी बजाई, शिकार में लगे रहे और अपने खाली समय में लघु कहानियाँ भी लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 3 दशकों तक स्कूल के प्रभारी रहने के बावजूद राय चौधरी एक कलाकार के रूप में काफ़ी उत्पादक थे। यानी कि वो कलाकार रहे हैं और उन्होंने अनेक कलाकृतियाँ बनाई हैं। उन्होंने 2 स्टूडियो बनाए रखे, एक अपने आवास पर और दूसरा स्कूल में। उन्होंने सुबह से देर शाम तक काम किया, ज़्यादातर बड़े पैमाने की मूर्तियाँ बनाई हैं। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान अपने कार्यों की कोई प्रदर्शनी आयोजित नहीं की, ये इनका मानना था। 1954 में जब ललित कला अकादमी की स्थापना हुई तो उन्हें संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 1955 में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को कला संगोष्ठी और 1956 में चेन्नई में आयोजित निखिल भारतीय बंगाली साहित्य, जिसे हम बंगीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपनी कला के साथ साथ वह उस समय की बंगाली पत्रिकाओं में भी प्रकाशित अपनी बंगाली लघु कहानियों के लिए भी जाने जाते थे। यानी कि इनका नाम ही है देवी प्रसाद राय चौधरी। जो राय होते हैं वो बंगाली होते हैं। अब इनके पुरस्कार सम्मान देख लेते हैं। उन्होंने 1929 से 1957 तक मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया और उस समय सरकारी शैक्षणिक संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीयों में से एक बने। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1958 में उन्हें तीसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1962 में उन्हें ललित कला अकादमी का फेलो चुना गया। अब यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के पहले शैक्षणिक नेतृत्व करने वाले भारतीय बने। जहाँ पर कोलकाता में आप देखें तो E.B. हैवल हैं, लाहौर में अन्य कलाकार हैं। तो इस तरह से जहाँ पर सभी अंग्रेज शैक्षणिक संस्थानों में लगे हुए थे वहाँ पर ये पहले भारतीय बने। इनकी प्रदर्शनियाँ देखते हैं। उनकी पहली एकल प्रदर्शनी 1993 में कोलकाता में हुई थी, जिसके बाद भारत में कई प्रदर्शनियाँ हुई, जिनमें बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोलकाता, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी दिल्ली और ललित कला अकादमी नई दिल्ली सहित अन्य। उनकी मूर्ति श्रम की विजय 1959 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इनके चित्र पर एक भारतीय डाक टिकट भी प्रदर्शित हुई थी। 1967 में भारत छोड़ो आंदोलन की रजत जयंती मनाने के लिए भी शहीद स्मारक भी इन्होंने भारतीय टिकट पर दिखाई दिया है। ये इनका भारतीय जो शहीद स्मारक कहाँ से मूर्ति है उस पर डाक टिकट जारी हुआ है, जो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम सार्वजनिक संग्रह, यानी कि इनकी जो मूर्तियाँ हैं या चित्र हैं वो कहाँ कहाँ पर संग्रहित हैं। उनकी कृतियाँ सरकारी संग्रहालय चेन्नई, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी नई दिल्ली, जगमोहन पैलेस के श्री चित्रालयम, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद और त्रावणकोर आर्ट गैलरी केरल में प्रदर्शित है। त्रावणकोर आर्ट गैलरी कहाँ है? केरल में। अब त्रावणकोर आर्ट गैलरी से आपको ध्यान आते हैं राजा रवि वर्मा। तो ये दोनों कलाकार कहाँ के हैं? केरल के। ये कहाँ के हैं? बंगाल के हैं, किंतु कार्य कहाँ किया? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है। इन्होंने कई पुस्तकें इंडियन मास्टर्स वॉल्यूम प्रथम में प्रदर्शित हैं। 2 महान भारतीय कलाकार और देवी प्रसाद की कला और सौंदर्य शास्त्र उनमें से कुछ एक हैं।
अब इनकी मृत्यु देखते हैं। इनकी जो मृत्यु है 76 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 1975 में मद्रास में इनका निधन हो गया था। इनके मूर्ति शिल्प देखिए। मूर्ति शिल्प में आप देखें तो यद्यपि राय चौधरी कुशल चित्रकार थे, फिर भी वे प्रभाववादी शैली में अपनी सार्वजनिक मूर्तियों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। यानी कि उन्होंने जो अपनी मूर्तियां बनाई हैं वो सार्वजनिक रूप से लगा रखी हैं, प्रदर्शित कर रखी हैं। उनकी विशेषता मूर्ति को तराशने की बजाय उसे ढालने में थी। बताया जाता है कि वे फ्रांसीसी मूर्तिकार अगस्ता रॉडिन के कार्यों से प्रभावित थे। कोलकाता में अपने शुरुआती दिनों के दौरान उन्होंने सर जेसी बोस, पर्सी ब्राउन और मिसेस ब्राउन की प्रतिमाएं बनाई थीं। चेन्नई में रहते हुए उनके उच्च पेशेवर मानकों ने उन्हें लगातार कई निजी और सार्वजनिक आयोगों में लाया, विशेष रूप से उस समय के ब्रिटिश कुलीनों के चित्र प्रतिमाएं। यानी कि जब इन्होंने चेन्नई में रहते हुए कई मानकों पर सार्वजनिक आयोजनों में विशेष जो ब्रिटिश कुलीन के व्यक्ति होते थे उनके चित्र बनाए और प्रतिमाएं बनाई हैं। उनके चित्रों या स्मारकीय प्रतिमाओं के लिए बैठने वालों में शामिल थे। यानी कि उनकी जो स्मारकीय प्रतिमाएं हैं उनके साथ बैठने वाले या उनके साथ खड़े होने वाले जो कलाकार हैं वो देख लीजिए, या जो व्यक्ति हैं। CV कुमार स्वामी शास्त्री जो मुख्य न्यायाधीश थे मद्रास उच्च न्यायालय के, लॉर्ड एस्किन मद्रास के राज्यपाल, GT बुआक उड़ीसा के राज्यपाल, जॉर्ज स्टैनली मद्रास के राज्यपाल, CP रामास्वामी अय्यर, CR रेड्डी और C अब्दुल हकीम आदि कुछ नाम हैं जो इनकी स्मारकीय प्रतिमाओं के साथ बैठकर समय बिताए हैं। अब इनकी कुश्ती के बारे में देखते थे। इन्होंने कुश्ती भी की है। राय चौधरी कुश्ती के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, क्योंकि जब वह छोटे थे तो उन्होंने एक पहलवान से यह सीखा था। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में अपने छात्रों के अनुरोध पर वह उन्हें कुश्ती सिखाने के लिए सहमत हो गए। स्कूल में उनके स्टूडियो के पीछे नीम के पेड़ के नीचे एक अखाड़ा यानी कुश्ती गड्ढा खोदा गया था और उन्होंने सभी खर्चों का ध्यान रखा। एक दूसरे पहलवान होने के नाते उनके संरक्षण में छात्र अधिक अनुशासित हो गए। उन्होंने खेल के कुछ जटिल विवरण और शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने की दिशा में इसकी प्रभावशीलता सीखी थी। अब इनकी जो मूर्तियां हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है श्रम की विजय, जो बहुत ज़्यादा फेमस है इनका। 1 मई 1923 को मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में इसी विषय पर उन्होंने 1 मई 1923 को मलयपुरम सिंगारवेलु ने मद्रास में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की, जो श्रमिक वर्गों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थी। स्थापना समारोह के एक उद्देश्य के लिए मई दिवस पर आयोजित किया गया था, क्योंकि यह भारत में पहली बार था कि इस दिन को नवगठित पार्टी के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया था। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को। और ये कब स्थापना हुई थी? 1923 में शुरुआत की गई थी। तो इसी विषय को लेकर इन्होंने ये कांस्य मूर्ति बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं। राय चौधरी की जो मूर्ति है मरीना बीच पर स्थित है, उस स्थान के करीब जहां सिंगारवेलु ने पहले मजदूर दिवस समारोह का आयोजन किया था। यह एक भारी चट्टान को हिलाने में तत्कालीन 4 आकृतियों को दर्शाता है। यानी कि इसकी जो आकृतियाँ हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 4 व्यक्ति एक ही चट्टान को हिलाने में लगे हुए हैं, जो अपने कार्य में सफल होते दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह श्रम की विजय का प्रतीक है। यह मूर्तिकला भारत को आज जैसा आकार देने के लिए श्रमिकों द्वारा की गई गहन मेहनत और प्रयास को उजागर करती है। ऐसे ही एक मूर्ति दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बिल्डिंग के बाहर भी स्थित है। अब इनकी नेक्स्ट मूर्ति है ये, इससे पहले आपने पढ़ा श्रम की विजय। नेक्स्ट है 11 मूर्ति। दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग और 3 मूर्ति मार्ग के जंक्शन पर सड़क के किनारे दांडी मार्च पर आधारित 11 मूर्ति नामक एक स्मारकीय मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति को बनाने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राय चौधरी को सौंपा था। 11 आकृतियों के संयोजन से बनी यह मूर्ति सतह पर 29 मीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची है, जिसे
1982 में देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु के बाद स्थापित किया गया था। इस मूर्ति की छवि 500 रुपये के भारतीय मुद्रा नोट पर भी छपी थी। उनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक मूर्तियों में चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर महात्मा गांधी की मूर्ति है। विनाश के देवता यानी जो मूर्ति है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी हुई है। रिदम आफ्टर द बाथ, द लास्ट स्ट्रोक, विक्टिम्स ऑफ हंगर, ये 1952 बना हुआ है, और विहिन विंटर शामिल हैं। ये सभी जो मूर्ति हैं वो 1955 बनी हुई और सभी कांस्य में बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शहीद स्मारक, जो बहुत फेमस है। श्रम की विजय, 11 मूर्ति और शहीद स्मारक, 3 मूर्तियाँ हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं पटना सचिवालय के बाहर स्थित शहीद स्मारक भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किए गए बलिदान के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ा है। यह उन 7 युवाओं की आदमकद प्रतिमा है जिन्होंने सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। राय चौधरी प्रत्येक उद्दंड व्यक्ति के दृढ़ रवैये और आंदोलन की सहजता को प्रदर्शित करते हैं, जो पूरी रचना की ताकत पर जोर देता है। यानी कि इन्होंने प्रत्येक उद्दंड व्यक्ति को भी अपनी रचना में शामिल किया है, जो उनकी पूरी ताकत को दिखाया है। यह मूर्ति भारत की स्वतंत्रता के बाद बनाई गई थी और अक्टूबर 1956 में राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इनका अनावरण किया गया था। इसके बाद अपनी मूर्तियों में राय चौधरी ने चित्रों की तरह अपने परिवेश और सामाजिक परिवेश से प्रेरणा ली। उनकी पहली बहुआकृति राहतों में से एक त्रावणकोर मंदिर प्रवेश उद्घोषणा थी, जिसे उन्होंने 1930 के दशक में पूरा किया था। इसमें मंदिर प्रवेश उद्घोषणा को दर्शाया गया है, जो त्रावणकोर में हिंदू मंदिरों में तथाकथित निम्न जाति के लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। ठीक है। उन्होंने 1943 के बंगाल के अकाल की कुछ मार्मिक तस्वीरें भी बनाई हैं। अब यहाँ पर जो मंदिर प्रवेश का जो मुद्दा है, जो आज भी है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इन्होंने जो प्रवेश की निम्न जाति को अनुमति मिली थी, उसके बारे में यहाँ पर मूर्ति बनाई है। उन्होंने 1943 में बंगाल के अकाल की कुछ मार्मिक तस्वीरें भी बनाई, जिनमें एक माँ को अपने भूखे बच्चे के साथ दिखाया गया है। 1947 में यानी कि 1947 में भारत की आज़ादी के बाद उनकी भव्य मूर्तियों और सामाजिक प्रतिबद्धता ने देश के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को यादगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी रचनाएं द श्रम की विजय 1954 बना हुआ है, शहीद स्मारक 1956 में बना हुआ है। इस संबंध में सामाजिक यथार्थवाद के उनके चित्रण के उत्कृष्ट उदाहरण बने हुए हैं। अब हमने इनकी मूर्तिकला देखी। अब हम देवी प्रसाद राय की चित्रकला के बारे में देखते हैं। जब रॉय चौधरी ने टैगोर के मार्गदर्शन में अध्ययन किया तो उन्होंने मुख्य रूप से अपने गुरु की शैली और तकनीक में पेंटिंग बनाई। उनके प्रारंभिक कार्यों में सपाट स्वरों के साथ धोने की तकनीक में बहने वाली रेखाएं देखी जा सकती हैं। उनके कार्यों के विषय अधिकतर पौराणिक प्रसंगों पर आधारित थे। पश्चिमी कला तकनीकों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पश्चिमी शैक्षणिक शैली में कलाकृतियाँ बनाने आरंभ की। अपने जीवन के उत्तरार्ध में चौधरी आम आदमी की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने गरीब वर्ग के लोगों के साथ बातचीत की और मॉडलों के बजाय जीवन से चित्र बनाना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने कई शैली और परिदृश्य पेंटिंग्स भी बनाई थीं। उनके अन्य कार्यों में उनके शिकार अभियानों के दौरान उनके अनुभवों से जानवरों का अध्ययन शामिल है। यानी कि उन्होंने मनुष्यों का दैनिक जीवन में मनुष्यों को शामिल किया है और जानवरों को भी शामिल किया है। अब इनके रंग टेक्निक देखते हैं, इन्होंने कौन से रंग टेक्निक को यूज़ किया है। राय चौधरी ने टेम्परा, तेल, जल रंग और पेस्टल जैसे विभिन्न माध्यमों के साथ प्रयोग किया। 1930 के दशक में पश्चिमी कला समीक्षकों ने उन्हें तेल माध्यम में उनके कार्यों के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन चित्रकारों में से एक माना है। चेन्नई में उनके द्वारा बनाई गई कुछ उल्लेखनीय पेंटिंग है। ग्रीन एंड गोल्ड, रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन में प्रदर्शित हुई है ये पेंटिंग। आफ्टर द स्टॉर्म,
जापानी वॉश टेक्निक में है। निर्वाण ब्रिज, द पैलेस डॉल, दुर्गा पूजा जुलूस, अभिसारिका और पुजारिणी तस्वीरों से बनाए गए चित्रों में एनी बेसेंट, आशुतोष मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू शामिल थे, जिन्हें राय चौधरी के स्मारकीय कृतियाँ माना जाता था। यानी कि राय चौधरी ने चित्र भी बनाए हैं और मूर्तियाँ भी बनाई हैं। अब हम यहाँ पर इनके चित्रों को देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो चित्र है उसका टाइटल है पूर्ण कुंभ। ये जो चित्र है वो कवर पेज है स्वतंत्र, जो वार्षिक पत्रिका है स्वतंत्र, उसका। ये जो वार्षिक पत्रिका है 1951 में छपी हुई है और ये इस पर बनाया गया उनका प्रथम प्रकाशित चित्र है, जो जिसका प्रयोग मैगजीन में किया गया है। अब इस चित्र में आप देखें कि इसमें वॉश टेक्निक का प्रयोग किया गया है और गहरे और हल्के रंगों को प्रयोग किया है। उनके साथ उनको लिखावट, यानी कि अगर ये मैगजीन है तो उसमें लिपि का भी प्रयोग किया है और आकृति जो है वो स्वाभाविक आकृति है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द स्टॉर्म, यानी कि आंधी के दृश्य है इस चित्र में। अब ये जो चित्र है वो पेपर पे इंक और वाटर कलर के साथ बनाया गया है। जो हमारे पेन वाले इंक होती है उसका और वाटर कलर के साथ इस चित्र को बनाया गया है। ये भी स्वाभाविक और यथार्थवादी शैली में चित्र बनाया गया है, जिसमें रेखाएं मुख्य रूप से प्रदर्शित हो रही हैं, जिसमें छाया प्रकाश भी दिखाया गया है, आकृतियों की गठनशीलता को दिखाया गया है जो कि यथार्थपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं अनटाइटल्ड विंटर मॉर्निंग, यानी कि इस चित्र में जो सर्दियों की सुबह होती है उसको दिखाया गया है। ये जो चित्र है ये बंगाली चित्र है, ठीक है, बंगाल का यहाँ पर परिदृश्य दिखाया गया है और ये बोर्ड पे पेपर लगाकर गॉश के माध्यम से बनाया गया चित्र है। इसमें आप देखें कि जो चित्र है वो गॉश विधि से बनाया गया है और जिसमें बादलों को विभिन्न तानों के साथ विभिन्न रंगों के साथ दिखाया है। हल्के वाइट कलर भी हैं, पीच कलर भी है, ग्रे कलर भी है, ब्लैक कलर का शेड भी डाला हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें वेरिएशन यानी कि विभिन्नता देख सकते हैं रंगों के माध्यम से। आकार जो हैं वो यथार्थवादी शैली में हैं, भवन के आकार यथार्थवादी शैली में हैं और जिनमें ज्यामिति हमें रूपाकार दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट चित्र देखते हैं यहाँ पर एन इनमेट ऑफ द हरम, यानी कि हरम का ये आंतरिक दृश्य है। हरम जो होता है वो मुग़ल निवास स्थान होता है स्त्रियों के लिए। तो यहाँ पर हरम का दृश्य दिखाया गया है। इसमें बंगाली पेंसिल से इस चित्र को ड्रॉ किया गया है और वाटर कलर के साथ पेपर पे पेन, इंक और वाटर कलर का प्रयोग किया है। गोल्ड तथा वाइट पेपर प्रयोग किया है बोर्ड के साथ, यानी कि यहाँ पर बोर्ड के ऊपर वाइट और गोल्ड पेपर लगाया है जिसमें हाई टैनिंग दिखाई गई है, यानी कि प्रकाश की मात्रा दिखाई गई है। वाटर कलर दिखाया गया है और कहीं कहीं पर पेन और इंक भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने विभिन्न तकनीकों को प्रयोग किया है और जो चित्र है उसमें पृष्ठभूमि और मध्यभूमि और अग्रभूमि तीनों को ही दिखाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्निंग मिस्ट, यानी कि यहाँ पर मॉर्निंग के जो सुबह की जो प्राकृतिक वातावरण होता है बादलों के साथ यहाँ प्रदर्शित है। ये जो चित्र है वो बोर्ड पर लेड पेपर के ऊपर ऑयल कलर से बनाया गया है। इसमें आप देखें कि रंगों के विविधतापूर्ण प्रयोग किए गए हैं। रंगों को सपाट नहीं लगाया है, वैविध्य के साथ लगाया है और पेड़ों के वृक्षों की आकृतियाँ यथार्थवादी हैं। दृश्य यथार्थवादी प्रतीत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किंगफिशर। किंगफिशर एक पक्षी है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, किंगफिशर को इस चित्र में दो भागों में चित्रित किया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो चित्र है
वो बोर्ड पर बनाया गया है। बोर्ड पर पेपर लगाकर इंक के साथ इस चित्र को पूरा किया गया है। इस चित्र में आप देखें कि पक्षी को यथार्थ के साथ चित्र किया है, यानी कि यथार्थवादी शैली में चित्रित किया है। बांस के पेड़ को चित्र किया है। तो बांस का पेड़ यहाँ पर बिल्कुल रियल लग रहा है कि वास्तविक पेड़ है, और जिस पर ये किंगफिशर जो पक्षी है वो आकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 2 भागों में किंगफिशर पक्षी को यहाँ पर दिखाया है, और इंक के साथ सभी पेपर है उसके ऊपर इन्होंने इंक का प्रयोग किया है। और जो रेखाएं इस चित्र में रेखाएं प्रधान हैं। छाया प्रकाश भी दिखाया गया है और रेखाओं में लयात्मकता भी है। तो इस प्रकार ये जो हमारा विषय है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ नमस्कार।